जय हिंद दोस्तों जो है आज का एक मॉडल पेपर कक्षा 10 का है। ये कक्षा 10 का विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर है। तो कक्षा 10 का मॉडल पेपर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है आज आपके लिए। देखिए, इसमें बताया गया है कि मॉडल पेपर विज्ञान 3.5 घंटे का है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया। का खा गा, इसमें 3 खंड हैं, इससे प्रत्येक क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए, तो इसमें ये आपका पहला खंड है, ये आपका प्रश्न है। देखिए, ये अगला देखिए, ये खंड का प्रश्न, ये खंड का है। का में आपके इतने प्रश्न हैं। फिर एक खंड खा है, ये खंड खा, और फिर खंड गा। तो ये 3 प्रकार के आपके, ये आपको संपूर्ण प्रश्न 3 खंडों में बटा हुआ होगा। का खंड में आपके फिजिक्स है, खा खंड में केमिस्ट्री है, और गा खंड में बायोलॉजी के प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये का खंड को शुरू करते हैं। ये आपका का खंड है। देखिए, ये है का खंड है। पहले का का खा गा, देखिए क्या है, उत्तर है यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो दर्पण कैसा होगा। ये देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रतिबिंब यानी तो दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण आपको बताने हैं, आपको टिक करने हैं। तो देखिए कौन सही है इसमें। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये उत्तल दर्पण। यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, ये उत्तल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाक मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पर, कार्निया पर, प्रतारिका पर, पुतली पर, या दृष्टि पटल पर। तो ये आपको ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन में सही उत्तर लिखने हैं। तो कहाँ पर बनाती है, ये जो है बनाती है दृष्टि पटल पर। किस पर, दृष्टि पटल पर। तो ये आपका सही है, यानी आपका चौथा, यानी खा का चौथा सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन गा खंड है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है किसके। ऑप्शन ये है B²T/R के, दूसरा है B²T/R के, या तीसरा है B²T के, या L²R² के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका जो है ये पहला वाला सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी B²T/R के। ठीक है। और अब घा वाले पर देखें कि घा का क्या है। ओम का मात्रक है, तो ओम का प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ओम प्रति सेंटीमीटर है, और है तो कुछ मतलब यही है, ओम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये अगर आप चारों ऑप्शन कर ले जाते हैं तो आपको चारों के मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे। ये चारों के 4 आंसर आपको पता हो गए। ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन आपको सही है। का तीसरा ऑप्शन आप ऐसे अपने कॉपी पर लिखेंगे। का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। गा, इसमें देखिए मानव नेत्र में जो वस्तु की प्रतिबिंब है ये चौथा है, यानी कहाँ पर बनेगा, आपका दृष्टिपटल पर। ये आपका पहले पर, यानी पहला सही है, और ये आपका दूसरा सही है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला क्वेश्चन है दूसरे का जो आपको 2-2 नंबर के लिए होंगे। मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य है। मनुष्य की आँख की रेटिना का
क्या कार्य है। ठीक है, ये है प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य होता है, तो ये आपको समझाने हैं। तो देखिए कार्य क्या होता है, ये है आपका आंसर। मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर देखिए, मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग व आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को जाता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो गया। यानी जो रेटिना का काम होता है क्या है कि मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब के रूप में रंग, आकार आदि का भी ज्ञान मस्तिष्क को जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है अगला कि नेत्र गोलक का आकार कैसे परिवर्तित होता है। ये दो स्थितियाँ दी गई हैं। ये नेत्र गोलक का आकार कैसे परिवर्तित होता है, निम्न स्थितियों के लिए निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित नेत्र के गोलक का आकार सामान्य नेत्र के गोलक से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस कारण लेंस तथा रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिबिंब रेटिना के सामने आगे बनता है। और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र गोलक का आकार सामान्य नेत्र के गोलक से कम हो जाता है। इस कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य की दूरी घट जाती है, अतः प्रतिबिंब रेटिना के पीछे स्थित होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन गा खंड है, ओम के नियम की परिसीमा लिखिए। तो ओम के नियम की परिसीमा देखिए क्या है कि जब कोई चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहे। ठीक है, ये ओम के नियम की परिसीमाएं हैं। ओम के नियम की परिसीमा क्या है कि जब कोई चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेदन का क्षेत्रफल और चालक का पदार्थ व ताप नियत रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य रखे वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये देखिए ये उसका आंसर है। ये जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा है तब प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित होता है, यानी वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, ये आपका किरण आरेख है। देखिए ठीक से देख लीजिए और ये आपको बनाना होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच होता है तब प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित होता है और दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अथवा उसी में करके पूछा है कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रभावित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए कि बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थित लिखिए। तो देखिए ये है उसका उत्तर कि वस्तु प्रथम फोकस एफ पर चित्रानुसार स्थित है। ये देखिए वो से ये देखिए वो से यहाँ सी की, तो वो से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण वो ये और वो डैश ये क्या हो जाएगी, वो ये और वो डैश अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ से होकर के जाती है। दूसरी विकर्ण वो डैश सी यहाँ से ये वो डैश सी प्रकाशित केंद्र सी से होकर गुजरती है जो कि सीधी चली जाती है। दोनों निर्गत किरणें समांतर हैं अतः ये अनंत पर मिलेंगी। स्पष्ट है कि प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जी देखिए ये आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है। इससे प्रति घंटे
इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो एक शक्ति बराबर आपको मालूम है 746 वाट। तो सामर्थ्य बराबर कितनी अशुशक्ति 5। तो सामर्थ्य बराबर होती है, तो सामर्थ्य को अशुशक्ति से गुणा कर देंगे। तो आपके सामर्थ्य कितनी है 5, तो 5 गुणे 746 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3730 वाट होगा। अब विद्युत हो गया ना, ये आपका हो गया। अब करा के विद्युत ऊर्जा, कुल विद्युत ऊर्जा व्यय वाट गुणे घंटे गुणे दिन मोटर की संख्या। तो सामर्थ्य आपकी निकल आई कितनी 300 वाट, कितना हुआ 3730। फिर कितने घंटे 5, कितने दिन के लिए पूछ रहा है 1 सप्ताह यानी 7 दिन। ठीक है, तो उसमें कुल आप उससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से आपका सवाल ये लग जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आप सही लगा देंगे तो नंबर आपका कटने वाला नहीं है। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का ही है। एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। तो 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह का विद्युत व्यय यानी विद्युत बिल कितना हुआ। तो देखिए दिया हुआ है कि लैंप की सामर्थ्य कितनी है 100 वाट, विद्युत लैंपों की संख्या कितना 15, विद्युत लैंप के जलने का समय यानी टी कितना दिया हुआ है 6 घंटे। रेफ्रिजरेटर में की पी कितनी वाट है 300 वाट। रेफ्रिजरेटर कितनी है 1, तो रेफ्रिजरेटर का समय 10 घंटे तो 30 दिन हो गए। यूनिट की संख्या विद्युत लैंप में व्यय ऊर्जा बराबर व्यय ऊर्जा प्लस रेफ्रिजरेटर में व्यय ऊर्जा। तो देखिए ये 10 गुणे 6 आप सभी का मान रख देंगे। तो 100 गुणे 6 गुणे 300 गुणे 15/1000 प्लस इतना मान रख देंगे। ये आपका कितना निकल आएगा 270 प्लस 90 यानी 360 यूनिट। एक यूनिट का मूल्य कितना है दे दिए इसे तुम्हें 2.5 रुपये। एक यूनिट का मूल्य 250 है, तो कुल यूनिट का मूल्य कितना है 360 को 2.5 से गुणा कर देंगे, कितना रुपये आएगा 900 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए एवं इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका उपयोग बताइए। ये है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर। विद्युत मोटर क्या है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत देखिए किस सिद्धांत पर। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमने लगती है। संरचना विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। दूसरा आर्मेचर, देखिए इसी का भाग है। दूसरा आर्मेचर या तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD ये BCD है। देखिए बीच में गिरा हुआ है, देखिए ये BCD। तो ABCD है जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार से पृथक्कृत फेरे लपेट कर बनाई जाती है। यह चुंबक के ध्रुव पर NS के बीच में होती है। तीसरा है आपका विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है? ये 2 अर्धवृत्ताकार वलयों तथा 2 खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होती है। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन 2 अलग अलग वलयों L व M से जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। और चौथा है आपका ब्रश विभक्त वलय L M
कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 और B2 को स्पर्श करती हैं, इन्हें ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रश से वैद्युत धारा बाहर निकलती है। इसकी क्रियाविधि अब देखें। यह बैटरी से कुंडली में प्रवाहित धारा प्रवाहित करती है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ABCD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरे पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इस विभक्त वलय की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। उपयोग: वैद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, वैद्युत मोटर की। देखिए अगला, इसमें क्वेश्चन में अथवा भी पूछा था। अथवा दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत बताइए, संरचना तथा कार्यविधि भी बताइए। तो दिष्ट धारा भी पूछा गया था। तो आपको एक ही करने हैं चौथे में, चाहे आप का करें या अथवा करें। अथवा का मतलब दो करके है, तो यहाँ पर मैंने दोनों इसका उत्तर दिया हुआ है, दे दिया है मैंने। तो दिष्ट धारा देखिए, दिष्ट धारा डायनमो, इसकी संरचना प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सर्पी बलों के स्थान पर विभक्त बलों का उपयोग में लाते हैं। सिद्धांत: जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में अनेक वाहक बल तथा एक वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। संरचना दिष्ट धारा का मुख्य भाग होता है। देखिए क्या है, चुंबक क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल स्पर्श N व S की ओर होती है। आर्मेचर यह एक आयताकार ABCD होती है, जो कच्चे लोहे के क्रोट पर पृथककृत तांबे के तार के बहुत से फेरों से लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली के क्षेत्र के ध्रुवखंड नॉर्थ साउथ के बीच बाह्य शक्ति जैसे पेट्रोल इंजन, जल शक्ति तेजी से घुमाया जाता है। ये देखिए विभक्त वलय क्या है। विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काट कर बनाए जाते हैं। कुंडली के एक सिरे पर विभक्त वलय P तथा दूसरे सिरा पर दूसरे विभक्त वलय Q को जोड़ दिया जाता है। चौथा है ब्रश। ये देखिए आपका चित्र है, इस चित्र को आप बना लीजिए। ब्रश, ग्रेफाइट के दो ब्रश कौन कौन से होते हैं, M और N, देखिए लास्ट में होते हैं। ये M और S को स्पर्श करते हैं और बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये दोनों ब्रश बाह्य परिपथ के समान सिरों पर जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P और Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्धचंद्र तक उसके संपर्क में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रशों को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, ये उसका चित्र है। ठीक है, तो ये आपका दिष्ट धारा जनित सिद्धांत की कार्यविधि हो गया। अगला है ये कार्यविधि भी हो, ये है आपका, जब आर्मेचर ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वैद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से की जाती है। ठीक है, कुंडली का आधा चक्कर पूरा करने तक वैद्युत धारा की दिशा वही रहती है। अतः पहले आधे चक्र में वैद्युत धारा P व Q या Q से P की दिशा में बहती है। अगले आधे चक्र में कुंडली
में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, परंतु पहले ही ब्रश की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिस क्षण कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदलती है, ठीक उसी क्षण ब्रश का संबंध एक भाग से कट करके दूसरे भाग से हो जाता है। अतः परिपथ में धारा सदैव Q से P की ओर ही बहती रहती है, क्योंकि विभक्त वलय MN ब्रशों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भौतिक विज्ञान। अब ये खत्म हुआ, अब आ गया खंड खा आ गया। ठीक है, खंड खा आ गया। तो खंड खा में देखिए पहले भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको बताने हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में है, पहला है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताने हैं। तो कॉपर सल्फेट का जलीय पीएच का मान कितना होता है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ये मतलब ये आपका 7 से अधिक है ना, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। अगला देखिए, अगला दूसरा कह रहा है कि नवसादर की कास्टिक सोडा के साथ में अपक्रिया यानी NH4, तो इसमें क्या सही है, ये सही है। नवसादर का कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया NH4, देखिए NH4 है। NH4 को जब सोडा लाइम के साथ NaOH के साथ में जब क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पर NaCl 1 बन गया, NaCl 1 दिखा दिया, प्लस Z आपको बताने हैं, और H2O। तो देखिए H2O बन गया, H2 वो बन गया, और यहाँ पर NaCl बन गया। तो Z पूछ रहा है कि तो Z क्या होगा, तो Z क्या होगा, देखिए यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर एक H इसका निकल गया, NaCl निकल ही गया, तो बचा यहाँ पर अमोनिया, क्या बचा यानी NH3, क्या बना NH3, यानी आपका तीसरा खा का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में बात। तो 5 के का में पहला सही है, और नवसादर मतलब इसमें क्या है आपका अमोनिया सही है। ठीक है, चलिए गा खंड में पूछ रहा है, इनमें से निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि एथेन में एक बंध होता है, ये देखिए एथेन में एक बंध होता है, और इन में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। एथाइन में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कह रहा है कार्बन कार्बन में द्विबंध, तो द्विबंध इसका मतलब किस में पाया जाता है, एथीन में पाया जाता है। तो गा का कौन सा सही है, गा का दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरा गा में कौन सा सही है आपका, गा का दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का खंड कह रहा है कि IUPAC नाम बताइए किसका, CH3COO C2H5 और यहाँ पर CH3OCH2CH3 का। ठीक है, तो इसका नाम देखिए क्या है, ये इसका नाम देखिए CH3COO C2H5 का नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि 6 के का यानी इसका जो नाम है वो क्या है, एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। और जो CH3 वो CH2CH3 का नाम है मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है, इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। तो इसका नाम है मेथॉक्सी, ये देखिए, और इसका एक सूत्र है ये, तो इसका नाम है एथाइल एसीटेट और इसका नाम है मेथॉक्सी एसीटेट। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके IUPAC हो जाएंगे। अगर आपको ये दोनों नाम लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्जन एवं तो देखिए ये आपका आंसर है। भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन सांद्रित गैस को वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके
ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। निस्तापन देखिए, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए निस्तापन में क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपकी उदाहरण सहित हो गई है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साबुनीकरण क्या है? साबुन क्या है, मतलब साबुनीकरण क्या है? तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तन NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन का सूत्र देखिए, यह है आपका C17H35COO Na। साबुन बनाने की रासायनिक विधियाँ देखिए, ये है स्टेरेट यानी वसा को जब 3NaOH के साथ में अपक्रिया करते हैं तो ग्लिसरॉल या सोडियम स्टीरेट बनता है। ग्लिसरॉल तथा सोडियम स्टीरेट बनता है और सोडियम स्टीरेट ही आपका क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, अणुसूत्र और इसका उपयोग बताइए। तो ये देखिए, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का अर्थ होता है कि आधा जल। हाइड्रेट का अर्थ ही जल ही होता है, तो हेमीहाइड्रेट होता है। इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुभार इसका कितना है? अणुभार 136.134। निर्माण विधि, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 337 और 373 केल्विन पर गर्म करने पर गर्म किया जाता है तो निर्जल द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये देखिए, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग सामान मूर्तियों खिलौना निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में दीवार को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण करने का भी प्रयोग किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका। अगला, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? किनके दो उपयोग लिखिए। विभिन्न तत्वों को घटते हुए या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोडों के विभव के आधार पर व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे रासायनिक सक्रियता श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सोडियम अधिक सक्रिय, जबकि हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर कम सक्रिय धातु है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक और आंसर इसका दिया गया है, चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन करके गैस विस्थापित करती हैं तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उतनी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं और अधातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण करती है। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, परंतु कॉपर या सोना आदि धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित होने के कारण ऐसा नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचेत वर्णन के इससे रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये देखिए आपका एथिलीन है। देखिए एक ये है एथिलीन। एथिलीन बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा सांद्र H2SO4
के साथ एथिल अल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और एथिलीन बन जाती है। देखिए जी, C2H5HSO4 से अपक्रिया करते हैं और आपका ये क्या बन गया, एथिलीन बन गया। एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड को जब KOH से अपक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। ये भी आपका एथिलीन बन गया। C2H4 एथिलीन का सूत्र है। फिर एथिलीन ड्राई ब्रोमाइड से भी आपका क्या बनता है, एथिलीन बनता है। ठीक है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने हैं। क्रियात्मक समूह है एल्केनो के क्रियात्मक समूह। तो देखिए क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह OH, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह CHO, कीटोन क्रियात्मक समूह CO, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, ये आपके क्रियात्मक समूह हो गए। एल्केनो के ओजोनीकरण। ओजोनीकरण देखिए क्या है, अक्रिय विलायक की उपस्थिति में एल्कीन की ओजोन से क्रिया कराने पर ओजोनाइड बनते हैं, जिनमें जिंक की उपस्थिति में अपचयन करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी एथिलीन जब ओजोन से अपक्रिया करेगी तो ओजोनाइड बनाते हैं। ये आपका ओजोनाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक और उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषता देखिए कि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पैराफिन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों का सजातीय कहलाता है और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से CH2 का सामान्य अंतर रखता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके सजातीय श्रेणी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एस्टेरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। एस्टेरीकरण हमें बताना है। तो एस्टेरीकरण क्या है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया गर्म किया जाता है तो जल तथा एस्टर बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। एस्टिक एसिड को एसिड के साथ में क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है, एस्टेरीकरण कहलाती है। किण्वन भी आप देख सकते हैं, हालांकि किण्वन को इस प्रश्न पत्र में शामिल नहीं किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किण्वन और ये दोनों। किण्वन में देख लिया, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का मंद गति से तरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आ गया गाखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके आगे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है खासकर आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आप संबंधित है। बायोलॉजी में जो आए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अब आप देखेंगे तो इसका पहला आंसर जो है आपका खंड किसका है, खंड ग का है। तो इस पर देखिए ये देखिए, ये आपका योग्यतम के उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया। तो योग्यतम के उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया, तो ये है आपका आंसर C। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है कहाँ, बाएं नली से। तो ये आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है,
यकृत किसका संश्लेषण करती है? यूरिया का। वेरी गुड, ये यूरिया का संश्लेषण करती है। और ठीक है, तो ये देखिए, ये आंसर आपको कैसे लिखने हैं, आंसर जो लिखने वाले हैं ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब इसको आपको लिख कॉपी में अपने उतारना होगा कि जैसे नौ का खंड का कौन सा है? सी, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में इसको लिखना होगा, जैसे का जैसे का खंड है तो का 9 का सी। ठीक है, फिर खा का 9, खा का कौन सा ऑप्शन सही है? खा का आपका सी। फिर गा खंड का कौन सा सही है? सी। फिर आपका घा का कौन सा सही है? घा का ये द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का जो नाम है वो क्या है आपका? वो है भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लिखना होगा ये। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस पर जब आप कॉपी पर लिखेंगे नहीं तो टिक लगाने से फ़ायदा नहीं, मतलब आप टिक तो लगा ही देंगे लेकिन आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, चारों ऑप्शन आपको इस तरह से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना चारों आपका? फिर से देख लो, का हो गया हर्बर्ट स्पेंसर, फेफड़े में शुद्ध रुधिर, बायोनिलय से यकृत यकृत संश्लेषित करता है यूरिया का, और फिर द्विनिषेचन भ्रूणपोष। ठीक है, हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण क्या है? तो जल संरक्षण या जल संग्रह वह अर्थ या वह स्थानीय क्षेत्र है जहाँ वर्षा भूमि पर गिरता है वह प्रवाहित होता है में जल का संग्रहण करना होता है। ठीक है, परंपरागत जल संग्रह पद्धति खादिन है, जल को संग्रहित करके सिंचाई तथा भूमि का जल स्तर बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है तथा रोजमर्रा की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा, आनुवांशिकता क्या है? इसके जनक कौन है? ये आपको बताने हैं कि आनुवांशिकता क्या है और इसके जनक कौन से हैं। तो आनुवांशिकता देखिए, ये जीव विज्ञान की वो शाखा जिनके अंतर्गत सजातीय तथा परस्पर संबंधित जीवों के आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी या आनुवांशिकता कहलाती है। इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वह मेंडल ने मेंडलिज्म दिया। इनकी विशेषता निम्न है। आनुवांशिकी के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। इसके आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूँ, गन्ना, चावल आदि किस्मों का विकास बढ़ाया जा सकता है। उन्नत किस्में बना करके उनके उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। आनुवांशिक रोग की खोज एवं उसके निदान में भी प्रयोग किया जाता है। प्रभावी और अप्रभावी, अगला आपको बताने हैं, ये है प्रभावी और अप्रभावी से लक्षण से क्या था। प्रभावी का अर्थ होता है जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी कहते हैं। ठीक है, और जो लक्षण प्रभावित दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावित लक्षण किसे कहते हैं? उपयुक्त पौधों के संकरण से जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, अर्थात छुपे रहते हैं, गुप्त रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जब मटर के लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रकट होता है कि लाल रंग प्रभावी है और सफ़ेद रंग अप्रभावी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है? कायिक प्रवर्धन उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, कायिक क्या होते हैं कि जब पादप में कोई भी वर्धी भाग मातृ पादप से अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण करता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती और
बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं, जैसे गुलाब, अंगूर, केला, संतरा आदि। कायिक जनन के लाभ। इस विधि द्वारा कम समय में अनेक पादप विकसित किए जा सकते हैं। नए पादप मात्र पादप के समान होते हैं और इनमें विभिन्नता नहीं होती है। कायिक जनन द्वारा विकसित पादप बाह्य वातावरण से अप्रभावित रहते हैं। और अगला है, पादपों में वांछित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अथवा कह रहा है कि मेंडल के नियमों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो अनुवांशिकता का नाम देखिए, मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता का नाम। अनुवांशिकता जो जीवों को सभी लक्षण जो अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, उन्हीं लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये अनुवांशिक लक्षण जनक से उसके संतति में जाते रहते हैं और लक्षणों की वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होती रहती है। इस प्रक्रिया को वंशानुगत कहते हैं। जैसे मनुष्य की संतान मनुष्य, बिल्ली के संतान बिल्ली, हाथी के संतान हाथी ही होते हैं। मेंडल ने मटर के पादप में संकरण कराया और परिणामों के आधार पर वंशागत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। मेंडल के बाद ह्यूगो ड्यूब्रीज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वान शेरमार्क ने मेंडल के लिए किए गए कार्य की पुष्टि की। मेंडल ने के इन निष्कर्षों को ही मेंडल का अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला है प्रभाविता का नियम, जो आपको बताया ही गया। दूसरा पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्म निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जीन युग्मक के एक जीन पहुंचता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपको बनाने होंगे, ये आपको बनाना होगा और ठीक इसी प्रकार से लिखने होंगे। ठीक है, तब आपको 7 नंबर मिलेगा इसका। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए और उनके संरक्षण देखिए। तो वह पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हों अथवा जिन्हें उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके, इनका उपयोग किसी उपयोगी वस्तु के निर्माण में किया जा सके, संसाधन कहलाते हैं। वह संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जा सकते प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में वायु, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य प्राणी, पादपों के रूप में संग्रहित होते हैं। वन्य जीव देखिए क्या है। वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं जिनका व्यापारिक लाभ एवं अवैध शिकार किया जाता है। वन्य जीवों को उनकी त्वचा, दांत, पंख, फर, सल्क आदि के लिए मारा जाता है। इनका उपयोग अनेक उत्पादों के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। इसके कारण खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती जाती हैं और पारतंत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। जल एवं इसका संग्रहण जल स्थलीय एवं जलीय जीवों की मूल आवश्यकता है, जो कई प्रकार के जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि में पाया जाता है। वर्षा जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़े जल स्रोत हैं, लेकिन इसका जल उपयोगी है क्योंकि इसके जल लवणीय होते हैं तथा इसका बिना शुद्धिकरण किए प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ देखिए कोयला में पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर से बने होते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। कोयला ये एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। पेट्रोधन प्रकृति में तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतहों के नीचे भूगर्भ में पाया जाता है। कोयले का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल का उपयोग स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, कार, बसों, ट्रकों, रेलगाड़ियों, वायुयानों, जहाज़ों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। जल संग्रह क्या है। जल संग्रह इसका अर्थ स्थानीय क्षेत्र
जहाँ वर्षा भूमि पर गिरता है या प्रवाहित होता है, जल का संग्रह करना है। भारत में अधिकाधिक वर्षा जल जो भूमि पर गिरता है रोकने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा अनेक जल एकत्रीकरण विधियों का उपयोग किया गया है। ये विधियाँ निम्न प्रकार हैं: छोटे गड्ढों या झीलों का तालाब में खुदाई, छोटे मृदा बांधों का निर्माण या तटबंधन करना, बांधों या नहरों का जल रोकने के लिए मिट्टी की लंबी दीवार का निर्माण करना, बालू तथा चूना द्वारा जलाशयों का निर्माण करना, घरों की छतों के ऊपर जल संचयन इसकी स्थापना करना।